नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे 12th क्लास इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, पाठ 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं उनकी हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर के बारे में। विजयनगर या विजय का शहर, एक शहर एक साम्राज्य, दोनों का घर था ये उत्तर मध्य कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप दक्षिण तक फैला हुआ था। लोग इसे हम्पी के रूप में याद करते थे, जो स्थानीय देवी पंपा देवी से प्राप्त एक नाम था। यानी जो स्थानीय वहाँ देवी थी पंपा, उसके नाम से एमपी के रूप में इसको याद करते थे। विजयनगर की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि संगम के पुत्र हरिहर और भूका ने एमपी अस्तिनावती राज्य की नींव डाली और विजयनगर को राजधानी बनाकर अपने राज्य का नाम अपने गुरु के नाम पर विजयनगर रखा। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले जो इंडिया का जो मैप आप देखें और साउथ की तरफ जो नीचे की तरफ देखें तो ये इस एरिया में विजयनगर का साम्राज्य था। और सबसे शक्तिशाली जो यहाँ का राजा था वो था कृष्णदेव राय। इसके अलावा आप वो करीब से देखें तो ये इलाका जो आप दिखाई दे रहा है, इसमें था इसका साम्राज्य। 15वीं सदी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली हो गया था और कृष्णदेव राय ने न सिर्फ रायचूर दोआब जीता बल्कि अपनी सेना को बहमनी राज्य के अंदर तक ले गए। उन्होंने उड़ीसा को भी पराजित किया था और इसको शक्तिशाली जो है साम्राज्य बना दिया था। अब याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले राय। विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को राय कहते थे, जैसे कृष्ण राय। दूसरा है कुदिरई। वहाँ के जो स्थानीय जो व्यापारी थे उनका स्थानीय जो समूह था उसको कहा जाता था कुदिरई। तीसरा है नायक। नायक जो होते थे वो सेना प्रमुख होते थे, किले पर जो कंट्रोल रखते थे। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भ्रमणशील रहते थे और वहाँ की जो स्थानीय जो भाषा थी, जो तेलुगु भाषा, उसको बोलते थे। इसके अलावा दोस्तों, विजयनगर एक नज़र में, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित और शानदार साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने, हरिहर और भूका, ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उसको रायस कहा जाता था। सबसे शक्तिशाली जो शासक कृष्णदेव राय था और इस साम्राज्य ने लगभग 200 साल तक यहाँ पर शासन किया था। इसके अलावा 1565 ईस्वी में साम्राज्य की हार हुई और इसकी राजधानी विजयनगर को जला दिया गया। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बहुत अच्छा था, लोग इससे बड़े खुश थे। आपको बता दें, यहाँ पर विजयनगर जो साम्राज्य है वो 16वीं जो शताब्दी में धीरे धीरे घटना शुरू हो गया था और 17वीं शताब्दी आते आते ये साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त कर हो गया और इसको लूटा गया, इसको जलाया गया। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करें थोड़ा। सबसे पहले थे संगम राजवंश, इन्होंने इसकी स्थापना की थी साम्राज्य की। दूसरे नंबर पर है सलवो राजवंश ने इसका विस्तार किया। तीसरे पर तुलवो वंश ने इसे अपने गौरव के शिखर यानी टॉप पर ले गया और कृष्णदेव राय भी इसी वंश के थे। चौथा है अरविदु वंश ने इसको अस्वीकार कर दिया, यानी इसका पतन इसके वंश में हो गया। अब आपको दोस्तों बात करते हैं एमपी की विशेष जानकारी देते हैं। 1800 ईस्वी में एमपी के भग्नावशेष प्रकाश में आए। कोलिंग मैकेंजी ने इसको प्रकाशित किया था। उन्होंने इसका पहला मानचित्र तैयार किया। उनकी पहली जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल पर आधारित थी। सन 1836 में अभिलेखकर्ताओं को इस साम्राज्य से जुड़े कई अभिलेख मिले। 1976 1976 में एमपी को
राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता दे दी। इसके अलावा आपको और जानकारी दें, 50 रुपये के नोट पर कर्नाटक का एमपी। वर्तमान में एमपी कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्राचीन समय में एमपी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज भी इस ऐतिहासिक क्षेत्र का गौरव यहाँ से मिलने वाले खंडरों और अवशेषों से साफ झलकता है। यूनेस्को ने एमपी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। इसके अलावा आपको अपडेट जानकारी देते हैं, एमपी जो कर्नाटक का एमपी है वो 50 रुपये की जो करेंसी है, रुपया है, उसके ऊपर अंकित है, जो 2007 में प्रिंट हुई थी। शासक और व्यापारी। युद्ध कला घोड़ों पर आधारित होती थी, इसलिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। शुरू में अरब व्यापारियों ने इस व्यापार पर अपना कंट्रोल रखा। विजयनगर मसालों, वस्त्रों, रत्नों के लिए बाजार के लिए जो था प्रसिद्ध था, और यहाँ की जो जनता है महंगी वस्तुओं की मांग करती थी। यानी यहाँ जनता काफ़ी जो थी अमीर थी, खुश थी, इसलिए महंगी महंगी जो वस्तुएं उनकी मांग करती थी। राज्य का उत्थान और पतन। पहला राजवंश संघवंश ने 1485 तक अपना जो कंट्रोल इस पर रखा और शासन किया। फिर तुलुओं वंश ने संगम वंश को उखाड़ फेंका और 1503 तक सत्ता में रहे। तीसरा राजवंश तुलुओं, और तुलुओं राजवंश में सबसे जो प्रसिद्ध राजा रहा वो कृष्णदेव राय भी इसी से था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तुंगबंदरा वे कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हासिल किया गया। इसके अलावा 1520 में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया गया। वह गोपुरमों मंदिरों को जोड़ने का जो श्रेय है वो कृष्णदेव को जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर एक नगरपुरम जो उपनगर की एक स्थापना की थी। आपको बता दें, यहाँ जानकारी दें, कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 के बाद राजकीय ढांचे में तनाव पैदा होने लगा था। यानी विजयनगर जो है वो डाउन होने की स्थिति पर चल पड़ा था। 1542 में आखिरी जो इनका राजवंश था अराविंदो का सत्ता पर कब्जा हो गया, और इसके बाद आखिरी राजवंश अराविंदो के साथ साथ विजयनगर का जो है साम्राज्य सदा के लिए गायब हो गया। इसके बारे में और जानकारी आपको दें, कैसे किस प्रकार इसका पतन हुआ, आप देखिए आगे। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी के युद्ध में उतरी। यहाँ रामराय को बीजापुर अहमदाबाद की संयुक्त सेना से हार मिली। फिर इस संयुक्त सेना ने, यानी बीजापुर और अहमदाबाद की जो संयुक्त सेना थी, उन्होंने विजयनगर को खूब लूटा और शहर को उजाड़ दिया। वास्तव में रामराय ने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हुआ इसके विपरीत। इसी के कारण विजयनगर का पतन हुआ। इसके अलावा दोस्तों, अमरनायक प्रणाली व अमरनायक। सबसे पहले बात करते हैं अमरनायक प्रणाली की। यह विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली से लिए गए थे। यानी अमरनायक प्रणाली विजयनगर की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, इसका एक विशेष महत्व होता था। इसके अलावा अब बात करते हैं अमरनायक सैनिक कमांडर विजयनगर साम्राज्य की राय द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यानी राय जो विजयनगर के जो शासक होते थे अपने साथ राय लगाते थे, उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे सैनिक कमांडर। इन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर वसूला करते थे। ये साल में एक बार राजा के दरबार में उपहार के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित कर देते थे। दोस्तों, एक विशेष ध्यान दें, अमरनायक प्रणाली के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये 5 जो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लेना।
इसके अलावा हम आपको विजयनगर के बारे में और भी कुछ विशेष जानकारी देंगे, जो इस प्रकार। सबसे पहले विजयनगर की जल संपदा। तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाया गया प्राकृतिक कुंड। ये नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। आसपास का जो भूदृश्य था वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण था। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। जलधाराओं के साथ बांध बनाए जाते थे और होजों यानी जो टैंक होते थे उनका निर्माण किया जाता था। पानी को इकट्ठा करके उसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध किया जाता था। कुल मिला के वहाँ का जो जल प्रबंध था वो विशाल था और सिस्टमेटिक भी था। जो वहाँ की जो मुख्य नदी थी तुंगभद्रा, वहाँ पर एक अच्छा उसकी भूमिका थी। विजयनगर के बारे में और बताएं आपको, 15वीं शताब्दी में कलमपुरम जलाशय का निर्माण किया गया था। इससे पानी से जो है खेतों की सिंचाई की जाती थी, फसलों में पानी दिया जाता था और राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। एक जल संबंधी संरचना आपको बताएं, इरिया नहर है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस पानी का उपयोग धार्मिक केंद्र और शहरी जो केंद्र को अलग करने वाली घाटी को संचित करने के लिए किया जाता था। तो वहाँ पर एक नहर थी और एक नदी थी मुख्य, इरिया नहर। नहर होती है जो मनुष्य खुद बनाते हैं और नदी होती है जो प्राकृतिक रूप से अपने आप बनती है, अपने आप रास्ता बनाती है। इसके अलावा राजा का भवन और इसके प्रभावशाली मंच। राजा का भवन सबसे विशाल, इसके सबसे प्रभावशाली मंच सभा मंडल और महानवमी डिब्बा है। महानवमी डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सभा मंडल की। यह एक ऊंचा मंच था जिसमें पास पास और निश्चित दूरी पर स्तंभ यानी खंभे के लिए छेद बने हुए थे। दूसरी मंजिल जो थी वो भी खंभों यानी स्तंभों पर खड़ी थी। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। सीढ़ी के माध्यम से चढ़ के हम ऊपर जा सकते थे। इसके अलावा स्तंभ जो खंभे थे पास पास होने से खुला जो स्थान था वो बहुत कम बचता था। तो ये तो था सभा मंडल। अब बात करते हैं दूसरा जो प्रभावशाली मंच था, जो इम्पोर्टेंट भी है, महानवमी डिब्बा के बारे में। यह एक विशाल मंच था जो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित था। इसका आधार देखें तो 11,000 वर्ग फीट इसका आधार था। ऊंचाई 40 फीट थी। ये संरचना महानवमी यानी नवरात्रि नामक जो फेस्टिवल होता है उससे जुड़ा होता था। 9 दिन जो चलता था। इस अनुष्ठान में मूर्ति की पूजा की जाती थी। मूर्ति पूजा विशेष तौर पर वहाँ की जाती थी। इसके अलावा इस अवसर पर विजयनगर के जो शासक थे, जो अपने आप को राय लगाते थे अपने पीछे, वो अपने रुतबे प्रदर्शित करते थे, अपने रुतबे को प्रदर्शित करते थे। इसके अलावा यहाँ पर इसमें राज्य के जो घोड़े हैं उनकी पूजा भी होती थी। भैंसों और जानवरों की बलि दी जाती थी। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में उपहार और निश्चित जो फिक्स जो कर था वो लाते थे। और इस अवसर पर काफ़ी लोग, खूब लोग यहाँ जुड़ते थे और वहाँ पर कई प्रकार के जलसे होते थे, जैसे कुश्ती और नृत्य। इसके अलावा अन्य भवनों में सबसे महत्वपूर्ण भवन जो था वो लोटस महल था। ये नाम 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अधिकारी ने दिया था। तो राजकीय जो केंद्र में अन्य भवन में से एक लोटस महल सबसे इम्पोर्टेंट है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी ने इसको नाम दिया था। वहाँ के एक अंग्रेज अधिकारी थे ये कोलिंग मैकेंजी। उसने इसके बारे में मानचित्र तैयार किया था और ये अनुमान लगाया था कि ये जो भवन है एक प्रसिद्ध भवन था जहाँ राजा मीटिंग करता था, जहाँ राजा अपने जो सलाहकार थे, जो एडवाइजर्स थे, उनसे मिलता था। इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली में लोटस टेम्पल भी है। अब बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। उसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। इसका निर्माण सैकड़ों वर्षों के बाद हुआ था। विरूपाक्ष शिव का एक रूप माने जाते हैं। विजयनगर के उत्तरी भाग पर पहाड़ी पर यह स्थित है मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये पहाड़ी रामायण में
बाली और सुग्रीव की जो राज्य था उसकी रक्षा करती थी। एक अन्य मत ऐसा ही माना जाता है कि पंपा देवी ने पहाड़ियों में विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तप किया था। ये विवाह आज भी हर वर्ष विरूपाक्ष मंदिर में आयोजित किया जाता है। अभिलेखों से पता चला कि विजयनगर साम्राज्य स्थापना के बाद इसको और विकसित कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, केंद्रीय सरकार की कमजोरी। नंबर 2, कमजोर उत्तराधिकारी। नंबर 3, कई राजवंशों के शासन के कारण। नंबर 4, बहमनी साम्राज्य के साथ लगातार संघर्ष। नंबर 5, सेना की भूमिका। और नंबर 6, ताली कोटा का युद्ध। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो। राजा शक्ति का केंद्र होता था। नंबर 2, उसके सहयोगी मंत्री होते थे। नंबर 3, प्रांतीय प्रशासन अलग होता था। नंबर 4, स्थानीय शासन होना। नंबर 5, न्याय की जो व्यवस्था थी वो बड़ी सिस्टमेटिक थी, अच्छी थी। नंबर 6, सैन्य व्यवस्था भी अच्छी थी। और नंबर 7 यानी लास्ट जो पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट भी है, अमर नायक प्रणाली जो थी वहाँ बहुत ही अच्छी थी, महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा विजयनगर के महान शासक जो थे, सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का उल्लेख करो। नंबर 1, उसका कार्य विस्तार और स्थायित्व का काल था। नंबर 2, व्यापक सहनशीलता थी। नंबर 3, कई कर्मिक युद्ध के बाद विजयनगर एक शक्तिशाली सैनिक शक्ति बन गया। नंबर 4, शांति और समृद्धि थी। नंबर 5, प्रभावी प्रशासन था। नंबर 6, उत्पादकता से पूर्ण कृषि थी। नंबर 7, आंतरिक और बाहरी समुद्री मार्ग में वृद्धि हुई थी। नंबर 8, महान निर्माता। नंबर 9, तेलुगु का विद्वान। नंबर 10, तेलुगु कन्नड़ तमिल कवियों का आश्रय। नंबर 11, न्यायप्रिय शासक। तो दोस्तों ये थी विजयनगर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।